नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, यूपी टेट 28 नवंबर को होने जा रहा है एग्जाम। आपका संकल्प है दोस्तों 120 प्लस लाने का। तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए सीटेट और यूपी टेट की लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस अपलोड करता है और लाइव सेशंस लेता है। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि यूपी टेट 2020 में जो दिसंबर में हुआ था उसमें किस तरीके की सीडीपी आई थी, सीडीपी के क्वेश्चंस का लेवल क्या था, कैसे उसका सॉल्यूशन बनेगा, सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, जो आपके सीटेट में यूपी टेट में आया था 2020 में, कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंसी गेस्टाल्ट दी, पुनर्वलन किसने दिया, सारगर्भिता किसने दी और अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? तो एनिमल इंटेलिजेंसी दी है थॉर्नडाइक ने। पुनर्वलन की अनुसूची किसने दी है बताओ भाई? पुनर्वलन की यदि मैं बात करूं तो स्किनर ने दी पुनर्वलन की। सारगर्भिता का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्ट ने। बचा क्या? अनुकूलन जिन पियाजे ने। तो पहले का तीसरा किसमें है? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ, कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया से, निरंतरता के सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत? तो विकास एक क्रमिक क्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर के जीवन भर विकास होता रहता है। एक बालक को ले लीजिए, एक व्यक्ति को ले लीजिए, उसका चारित्रिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका बौद्धिक विकास, उसका शारीरिक विकास। दोस्तों सिर्फ 18 वृद्धि, शारीरिक विकास वृद्धि में आता है, और जितने विकास हैं ये सारे के सारे आपके किस में चले जाते हैं? विकास की श्रेणी में आते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता का सिद्धांत। सी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आपको सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है। बिल्कुल फ्री क्लासेस है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। 4 से 5 ईवीएस की और 8 से 9 हिंदी पढ़ाता हूं। यूज कोड आपको करना है ऑडिटेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है स्पेशल क्लास का, आप ज्वाइन करिए। बिल्कुल भी बहुत इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? संविधान का कौन संशोधन ऐसा था कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 86वें संविधान संशोधन से। वर्ष 2002 में के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। तो 86वें संविधान संशोधन में। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स या सिम्पसन? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल थे। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो मैकडूगल इज अ राइट आंसर। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास की अवस्था का? तो बाल्यावस्था को कहा है अनोखा काल। कौन सी अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसने बहुबुद्धि का प्रत्यय दिया? बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया? स्पेयरमैन ने पहले किसका दिया? स्पेयरमैन ने द्विकारक का दिया, द्विकारक स्पेयरमैन ने। गार्डनर की बात करें दोस्तों तो गार्डनर ने क्या दिया? गोलमैन का क्या है? गोलमैन की मैं बात करूं तो संवेगात्मक है, संवेगात्मक, संवेगात्मक गोलमैन ने दिया। तो गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर ने दिया है। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डिसलेक्सिया यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया हो चाहे अलेक्सिया हो, पढ़ने संबंधित विकार, पढ़ने या बर्तनी में विकार डिसलेक्सिया, और लिखने संबंधी विकार ग्राफिया।
लेक्सिया बोले पढ़ने संबंधित, ग्राफिया बोले लिखने संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बताओ भाई? तो एक समावेशी कक्षा में दोस्तों क्या करना चाहिए? बालक को, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या यही होगा? बताओ भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ, क्या यही होगा? हाँ यही होगा। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति कर रोक दे? प्रेरित करना चाहिए भाई, जितना प्रश्न पूछेगा उतना ही काबिल बनेगा। आप जितना कमेंट करेंगे उतना ही मैं जवाब दूंगा, उतना ही आप काबिल बनेंगे, यानी कि नॉलेज आएगी आपको। बच्चों की बुद्धि का मुख्यतः संबंधित है, बच्चों की बुद्धि जो है मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, आपका भावात्मक विकास से। बच्चों की जो बुद्धि है वो किससे सामान्यतः संबंधित है? तो बच्चों की बुद्धि होने से आशय उसके शारीरिक विकास से होता है। वृद्धि है, बुद्धि नहीं है भाई। बच्चे की वृद्धि, वृद्धि शारीरिक विकास, अभी बताया ना अभिवृद्धि। अभिवृद्धि बोले तो शारीरिक विकास, अभिवृद्धि आए या वृद्धि आए शारीरिक विकास से संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादक किसने है? थांडाइक इसके प्रतिपादक है, थांडाइक व स्किनर। स्किनर स्किनर ने सीखने के प्रकार के दो भागों में बांटा, प्रतिपादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। बात समझ में आई कि नहीं? शास्त्रीय अनुबंधन बोले तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक व स्किनर ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनन के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रज्ञ अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था? तो ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से तीन तरीकों या मोड्स के द्वारा कर सकते हैं। सक्रिय या क्रियात्मक अवस्था के द्वारा, दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंब अवस्था, या सांकेतिक संकेतात्मक अवस्था के द्वारा। तो दोस्तों जो आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अंतः प्रज्ञ अवस्था। बी आंसर, अंग ये अंग नहीं है और सारे अंग हो जाएंगे। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया: प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो आपको इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में व्यवस्थित किस तरीके से आप कर सकते हो? तो आप खोज को सबसे ऊपर, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को, उसके बाद आत्मीकरण को, उसके बाद संगठन व्यवस्था को और उसके बाद वाचन को। तो ए आंसर सही हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वह दोस्तों ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित स्तर निम्नलिखित हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? ब्लूम से। तो ब्लूम के संज्ञानात्मक शिक्षण से आपका संबंधित है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, मूल्यांकन, विश्लेषण। तो बताओ भाई इस प्रश्न का राइट आंसर अनुमूल्यन नहीं है और सारे, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। अनुमूलन जो होता है वो भावात्मक पक्ष है, ना कि संज्ञानात्मक पक्ष। ये भावात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, ना कि संज्ञानात्मक पक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोत्तर, उन्नोत्तर और लंबवत। तो अधिगम वक्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका उत्तल वक्र होता है, अवतल या नतोदर वक्र होता है, मिश्र वक्र होता है। अतः
हम कह सकते हैं कि लंबवत वक्र अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है। हम ये कह सकते हैं लंबवत जो है वो नहीं है, उत्तल है, नतोदर है, मिश्रित है, लेकिन लंबवत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को नजरअंदाज कर देंगे और शैतानी करेगा, बच्चे को दंड देंगे, भाई दंड देंगे तो क्लास ही नहीं आएगा, बच्चे को तत्काल घर भेज देंगे, नहीं भाई, बच्चे को परामर्श देखें, देखो भैया ऐसी बात है, फालतू के कमेंट ना किया करो, फालतू के कमेंट करने से होगा कुछ नहीं, आपका ही लॉस होगा। तो हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स करिए ताकि सर जो है एक एनर्जी के साथ, एक एनर्जी मोटिवेशन के साथ समस्त ऊर्जा को एकत्र करते हुए आपको सिखा सके, आपको चीजें आसान बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित किससे हैं? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, या छात्रों के वृत्तिक विकास से? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बताओ भाई। यदि मैं बात करूं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को लेकर के, तो सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं अथवा गतिविधियां विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांवेगिक विकास यानी कि सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाए, किससे संबंधित है? सर्वांगीण विकास से संबंधित है, ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बीएस ब्लूम जी ने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने और स्किनर ने, इन सभी ने किया है। थॉर्नडाइक ने किया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यदि मैं बात करूं पावलाव ने किया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर की बात करें तो उन्होंने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किया है। जिन पियाजे की बात करें तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ले वाइगोस्की की बात करें तो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। यदि मैं बात करूं कोहलर एवं कॉफ्फा की, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। ब्रूनर की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास, और आशुबेल का क्या है? आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जबकि यदि मैं बात करूं बीएस ब्लूम को लेकर के, तो उन्होंने शिक्षण व्यवस्था पर, टीचिंग अरेंजमेंट, टीचिंग स्किल्स के ऊपर इन्होंने सिद्धांत दिया है, टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? शिक्षा में किस अवरोधन का तात्पर्य है? किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन का होता है कि नहीं होता है? किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन का कारक कहलाता है। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, प्रदर्शन कौशल में, या समापन कौशल? पूर्व ज्ञान का परीक्षण, तो पूर्व ज्ञान, उचित तकनीकी, तारतम्यता, व्यवहार की सार्थकता ही प्रस्तावना कौशल के घटक है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, बताओ? प्रस्तावना कौशल हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव का जो विकास है वो कहां से प्रारंभ होता है? जन्म से पूर्व गर्भ धारण के समय ही से ही हो जाता है, यानी गर्भावस्था से ही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? तो आर एम गेने की है। ये किसकी है? आर एम गेने की ये पुस्तक है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, आर एम गेने जी की है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ये कथन किसने कहा? स्टेन हाल जी ने इस कथन को बोला है कि किशोरावस्था जो होती है बड़े संघर्ष, बड़े तनाव, उतल फुतल की अवस्था कहलाती है। ये किसने बोला? स्टेनले हाल जी ने बोला है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय? 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट, या 45 मिनट? दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण को पढ़ ही लेते हैं, पूरा टॉपिक ही क्लियर कर देते हैं।
तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है। इसका सामान्य विभाजन निम्नांकित होता है, इस तरीके से होता है। शिक्षण 6 मिनट में, प्रतिपुष्टि 6 मिनट में, पुनः योजना आपकी 12 मिनट में, पुनः शिक्षण 6 मिनट में, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट में और कुल समय 36 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए आपको 36 मिनट एक टॉपिक पर समय देना ही होगा। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, जो कि उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसका है? बताओ भाई, ये कथन किसका है? गिलफोर्ड हॉलिंगवर्थ का है, गेट्स का है, रॉस का है या स्किनर का है? तो ये कथन दोस्तों रॉस का है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको कोई समस्या, आपको यही नहीं पता सीटेट है क्या, तो पहले पहचान करेंगे सीटेट है क्या, उसके आगे की चीजें जानेंगे तो समस्या की पहचान करेंगे, आप क्यों परेशान हैं। बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञानात्मक पक्षों का विकास होगा। भाई तीनों पक्षों का विकास होगा तब तो बालक काबिल बन ही जाएगा ना। हाँ भाई, तब बालक में अद्भुत विकास होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण? तो क्या पूछा गया? उभयनिष्ठ है। बताओ भाई उभयनिष्ठ कौन सा है? प्रस्तुतिकरण आपका उभयनिष्ठ है। स्मृति और बोध स्तर दोनों में होता है। दोस्तों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है 8 अक्टूबर को यूपी टेट 2 का पूरा बैच 8 अक्टूबर से बिल्कुल बेस से पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है 8 अक्टूबर से। वहीं सीटेट का बैच दोस्तों 6 अक्टूबर से है। 6 अक्टूबर से सीटेट का बैच फ्रेश स्टार्ट हो रहा है और 8 अक्टूबर से आपका यूपी टेट का स्टार्ट हो रहा है। दोनों बैच दोस्तों आपको कोम्बो पैक मिलेगा मात्र 567 रुपए में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कराई जाएगी, पेपर फर्स्ट की भी तैयारी कराई जाएगी और पेपर सेकंड की भी तैयारी कराई जाएगी। इस तरीके से मैं बात करूं दोस्तों तो आपके लिए सीटेट और यूपीटेट दोनों और रेगुलर डाउट्स भी आपके क्लियर किया। आपका कोई सपोज दैट मैथ में डाउट है तो आप वहां पर 3 ऑप्शन होते हैं, एक कमेंट का, एक आप फोटो क्लिक कर दो और एक कॉलिंग का होता है तो कॉल कर लो। तो आप तीनों से आप वहां पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड ये रहा AUDI10 ऑडी10 दोस्तों रेफरल कोड है, ये डालोगे तभी आपको 567 में पड़ेगा, अदरवाइज 699 का है। साथ ही साथ रिडीम क्वाइन लगा लेना। फिर भी कोई आपको डाउट हो रहा है, कोई क्यूरी पूछनी है तो 73761145 और 88 पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, वहां पर आपको पूरी इंक्वायरी दे दी जाएगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ यदि आपको यही श्रृंखला चैनल पर लेनी है डेली तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि हमारी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस आती रहे, लाइव सेशंस आते रहे। लाइक वाला बटन दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार का संकल्प लिया है लगभग 5000 बच्चा पार्टी को सीटेट यूपीटेट दोनों पास कराना है। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।